एक सुनसान लाइट हाउस, लहरों की गूंज, हवा में एक अजीब सी खामोशी और फिर एक लाश। क्या ये एक हादसा था या किसी ने सोची समझी चाल चली थी? ये लोग चुप क्यों हैं? इनकी आंखों में एक अजीब सा डर है। कहीं ना कहीं कोई सच छुपा है। वो सच क्या है जानेंगे हम इस कहानी में। ये कहानी एक बेस्ट सेलिंग मिस्ट्री नॉवल पर आधारित है, जिसे अभी हाल ही में 2025 में फिल्म का रूप दिया गया है। वेल, अब और ज्यादा बिल्डअप ना देते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मर्डर एट द लाइट हाउस। फिल्म की शुरुआत होती है एक औरत से जिसका नाम है जस। वो अपनी कार में अकेली है और उसकी हालत देखकर साफ लग रहा है कि वो किसी से भाग रही है। उसका चेहरा बेचैनी और डर से भरा हुआ है। वो बेहद घबराई हुई है। थोड़ी देर के बाद जस अपनी कार एक सुनसान जगह पर रोकती है और चुपचाप अपनी शादी की अंगूठी कार के ऊपर रख देती है, जैसे वो अपने बीते रिश्ते और दर्दनाक जिंदगी से पूरी तरह नाता तोड़ रही हो। इसके बाद जस दो लोगों से मिलती है, रोरी और एंथनी। ये दोनों भाई हैं और उनका खुद का एक बोट का बिजनेस है। हमको यहाँ पर पता चलता है कि रोरी जस को पहले से जानता है, शायद स्कूल के टाइम से, और इस वक्त रोरी जस की मदद करने आया है। जस दरअसल में अपने पति से भाग रही है। उसका पति उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। वो उसको मारता पीटता था और पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश करता था। जस के चेहरे पर चोटों के निशान साफ नजर आते। उसकी आंखों में डर अब भी बसा हुआ है। उसका एक ही मकसद है, इस जिंदगी से आजादी पाना। उसका प्लान है कि वो रोरी की बोट लेकर लेक सुपीरियर को पार करके अमेरिका से कनाडा चली जाएगी, जहाँ पर वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी, वो भी अपने पति से हमेशा के लिए दूर। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं है। एंथनी, जो रोरी का भाई है, साफ साफ मना करता है कि आज बोट लेकर निकलना सही नहीं होगा क्योंकि मौसम बहुत खराब है। हवा पहले से तेज है और तूफान आने के पूरे चांसेस हैं। मगर रोरी जस की मदद करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, शायद क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में जस के लिए अब भी फीलिंग्स हैं। इसीलिए सारे खतरे जानते हुए भी रोरी जस को बोट पर बैठाकर निकल पड़ता है। दूसरी ओर जस का पति कोल्टन भी पीछे नहीं हटता है। जैसे ही उसको जस की खाली कार और वहां पर रखी हुई रिंग मिलती है, वो समझ जाता है कि जस भाग चुकी है। फिर वो उसके पीछे लग जाता है। ट्रेस करते करते कोल्टन रोरी और एंथनी के घर पहुंचता है, जहां पर उसको एंथनी मिलता है। कोल्टन सीधा सवाल करता है कि जस और रोरी कहां पर है, लेकिन एंथनी कुछ भी बताने से साफ इनकार कर देता है। तभी कोल्टन अपना पुलिस बैज दिखाता है। वो उसको डराने की कोशिश करता है। हाँ, कोल्टन एक पुलिस ऑफिसर है। हालांकि अभी वो सस्पेंड है, इसके बावजूद भी वो अपनी पावर और रुतबे का गलत इस्तेमाल करता है। जब एंथनी कोई ठोस जवाब नहीं देता है तो कोल्टन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो एंथनी पर हमला करता है और आखिरकार उसको मार डालता है। इस पूरे सीन में हमें साफ पता चलता है कि कोल्टन कितना ज्यादा पॉसेसिव है। वो जस को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता है। वो उसको वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि किसी की जान भी ले सकता है। उधर दूसरी ओर जस और रोरी बोट में आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी मौसम और खराब हो जाता है। अचानक से एक बहुत ही ऊंची और खतरनाक लहर आती है जो उनकी बोट को पलट देती है और यहीं पर ये सीन खत्म हो जाता है। इस पल हम ये नहीं जानते हैं कि जस और रोरी में से कोई बच पाया या फिर नहीं। अगले सीन में कहानी हमको लेकर चलती है एक बिल्कुल अलग और शांत जगह की ओर। समंदर के किनारे बसा एक सुनसान इलाका, जहाँ पर रहती है एक अधेड़ उम्र की महिला जिसका नाम है एडलाइन। वो यहाँ पर अकेली रहती है। उनका काम है उस इलाके के लाइट हाउस की देखभाल करना। कई सालों से वो इसी तन्हा जिंदगी को अपना साथी बना चुकी है। वो इतनी अकेली है कि अब वो अपनी छोटी सी गोल्ड फिश से भी बातें करती है, जिसका नाम उन्होंने प्यार से हेक्टर रखा है। एडलाइन का ये घर यूएस में ही है, लेकिन इतना दूर दराज है कि अगर किसी को उनसे संपर्क करना हो, जैसे टाउन के डिप्टी शेरिफ को, तो उन्हें खुद गाड़ी लेकर यहाँ तक आना पड़ता है। एडलाइन के घर में एक पुराना लैंडलाइन फोन भी है, लेकिन वो भी पिछले 2 हफ्तों से खराब पड़ा है। यानी वो इस वक्त पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कटी हुई है। फिर आता है तूफान, और तूफान के अगले दिन की सुबह जब एडलाइन समुद्र किनारे टहलने और टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करने जाती है, जहाँ पर उन्हें रेत में एक लड़की मिलती है, बेहोश, जख्मी और बुरी तरह थकी हुई। ये कोई और नहीं बल्कि जस ही होती है। एडलाइन तुरंत समझ जाती है कि ये लड़की शायद किसी तरह पानी में बहते हुए यहाँ तक पहुँच गई है। वो बिना देर किए जस को अपने घर ले आती है, उसे साफ सुथरे कपड़े पहनाती है और उसकी देखभाल शुरू कर देती है। जस के पैर में गहरी चोट होती है, इस वजह से चलने फिरने में उसको मुश्किल आ रही है। जब जस को होश आता है तो वो खुद को एक अनजान घर में देखकर पहले तो घबरा जाती है,
लेकिन जल्द ही वो एडलाइन से खुद को लूसी के नाम से इंट्रोड्यूस करती है। उसे उम्मीद होती है कि अब वो कनाडा पहुंच चुकी है, लेकिन ये जानकर उसको निराशा होती है कि वो तो अभी भी यूएस में ही है। हालांकि उसको राहत तब मिलती है जब एडलाइन उसको बताती है कि वो इस इलाके में अकेली रहती है और दूर दूर तक यहाँ पर कोई नहीं है। लैंडलाइन खराब होने की वजह से एडलाइन पुलिस या एम्बुलेंस को कॉल नहीं कर पाई थी, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक जस चाहे तब तक वो यहाँ पर रह सकती है। एडलाइन वाकई में एक समझदार और दयालु औरत है। वो जस से ज्यादा सवाल नहीं करती है, पर उनके दिल से निकली गर्मजोशी और समझदारी जस को धीरे धीरे सहज महसूस कराती है। एडलाइन ये भी बताती है कि जैसे उन्होंने गोल्ड फिश हेक्टर को एक दिन रेस्क्यू किया था, वैसे ही अब वो जस की देखभाल करना चाहती है। जस एडलाइन के साथ वक्त बिताने लगती है और दोनों के बीच एक धीमा लेकिन खूबसूरत बॉन्ड बनने लगता है। एडलाइन उसको लाइट हाउस दिखाती है, घर के कोने कोने से रूबरू कराती है और जस खुद को पहली बार थोड़ा सुरक्षित महसूस करने लगती है। लेकिन कहानी यहाँ पर थमती नहीं है, क्योंकि दूसरी ओर कोल्टन अब भी जस की तलाश में है। वो लोगों से पूछताछ करते हुए और सुराग ढूंढते हुए उस तट तक पहुंच जाता है जहाँ पर एडलाइन रहती है। बीच पर उसको रोरी की एक टोपी मिलती है, जिससे वो ये अंदाजा लगाता है कि शायद रोरी तूफान में मारा गया है, लेकिन जस जरूर जिंदा बची होगी, जो यही कही होगी। कोल्टन एडलाइन के घर तक पहुंच जाता है, जिसकी मौजूदगी से एडलाइन तुरंत सतर्क हो जाती है और बिना समय गंवाए वो समझ जाती है कि लूसी का असली नाम जस है और ये शख्स कोल्टन जस का पति है, वो जिससे वो भाग रही है। इसीलिए एडलाइन कोल्टन को साफ झूठ बोलती है। वो कहती है कि उनके आसपास कोई लड़की नहीं आई है और वो यहाँ पर अकेली रहती है। इस बातचीत में कोल्टन जस का नाम लेता है, जिससे एडलाइन को जस की सच्चाई का पूरा पता चल जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो जस का साथ छोड़ने को तैयार नहीं होती है। अब हमको पता चलता है कि एडलाइन जिस दूर दराज इलाके में रहती है, वहाँ से कुछ मील दूर एक और इंसान रहता है और उसी शख्स ने कोल्टन को बताया था कि उस इलाके में एक महिला रहती है जो लाइट हाउस की देखरेख करती है। उसका नाम एडलाइन है। कोल्टन वहाँ से चला तो जरूर जाता है, लेकिन जस को पूरा यकीन होता है कि कोल्टन को एडलाइन पर शक हो चुका है और वो वापस जरूर आएगा। आखिरकार वो एक पुलिस वाला है। झूठ और सच्चाई पहचानना उसकी फितरत में शामिल है। अब जब हालात थोड़े शांत होते हैं तो जस पहली बार एडलाइन के सामने अपना सारा अतीत खोल देती है। जस बताती है कि उसकी शादी के शुरुआती साल काफी अच्छे थे। कोल्टन एक केयरिंग और लविंग हस्बैंड था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा उसका असली चेहरा सामने आने लगा। 3 साल के रिलेशनशिप के बाद पहली बार उसने जस पर हाथ उठाया और फिर ये मारपीट उसकी आदत बन गई। धीरे धीरे वो जस को कंट्रोल करने लगा। वो उसको दोस्तों से नहीं मिलने देता था, उसकी फैमिली से दूर रखता था और यहाँ तक कि उसने उसकी जॉब भी छुड़वा दी थी ताकि वो एक आदर्श फैमिली शुरू कर सके। एक बार तो जस की माँ ने कोल्टन के खिलाफ छुपकर शिकायत भी की थी, लेकिन इसका नतीजा और भी खतरनाक निकला। कोल्टन ने गुस्से में जस और उसकी माँ को जान से मारने की धमकी दे डाली। डर और धमकी की इस दुनिया में फंसी जस कभी पुलिस से शिकायत नहीं कर पाई, क्योंकि कोल्टन खुद पुलिस में था और सस्पेंड होने के बावजूद भी उसके मजबूत कनेक्शंस थे। जस को लगने लगा था कि इस रिश्ते से निकलने का और कोई रास्ता नहीं, इसीलिए उसने भागने का फैसला किया। एडलाइन जस की कहानी ध्यान से सुनती है और फिर अपनी जिंदगी की परतें खोलती है। वो बताती है कि उनका अतीत भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन अब वो पिछले 20 सालों से इस शांत लेकिन अकेली जिंदगी में आजादी से जी रही है। एडलाइन जस को भरोसा दिलाती है कि कोल्टन उसको ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन सच्चाई ये थी कि कोल्टन पहले ही एडलाइन की जानकारी जुटाना शुरू कर चुका था। वो पीछे हटने वालों में से नहीं था और उसी रात वो चुपचाप एडलाइन के घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन एडलाइन और जस भी पहले से तैयार थी। जैसे कोल्टन अंदर दाखिल होता है, जस एडलाइन का क्रॉसबो लेकर सामने खड़ी हो जाती है। कांपते हाथों के साथ वो कोल्टन को रुकने के लिए कहती है, लेकिन कोल्टन अब अपना खेल खेलना शुरू करता है। प्यार की बातें, अफसोस जताना और पुराने दिनों की यादें दिलाना। वो कहता है कि रोरी तूफान में मारा गया, लोग उसकी फिक्र में हैं और सब कुछ पहले जैसा ठीक हो सकता है। फिर वो एक और चाल चलता है। वो एडलाइन के ऊपर इल्जाम लगाने लगता है। वो जस से कहता है कि एडलाइन एक खतरनाक इंसान हो सकती है। उसका कोई बर्थ रिकॉर्ड नहीं है, न सोशल सिक्योरिटी नंबर है, जैसे कोई घोस्ट हो। वो धीरे धीरे जस की तरफ बढ़ता है और जस का डर उसकी उंगलियों को ट्रिगर से दूर रखता है। तभी एक पल में एडलाइन पीछे से कोल्टन पर वॉकिंग स्टिक से वार करती है। कोल्टन पलटकर एडलाइन को जमीन पर गिरा देता है और उसको मारने लगता है। अब ये देखकर जस भी खुद को संभालती है और पूरी हिम्मत बटोरकर वो भी स्टिक से कोल्टन पर हमला कर देती है। अब इस हमले से कोल्टन बेहोश हो जाता है। एडलाइन तुरंत कहती है कि रस्सी लाओ, हमको इसको बांधना होगा। जस बाहर भागती है रस्सी लाने के लिए और तभी एडलाइन को ये डर भी होता है
कि अगर कोल्टन फिर से होश में आ गया तो जस को कभी दोबारा बचाया नहीं जा सकेगा। इसी डर के चलते एडलाइन बार बार स्टिक से कोल्टन के ऊपर वार करती है और आखिरकार वो उसको मार डालती है। जस जब अंदर से आती है तो ये सब देखकर सन्न रह जाती है। उसके लिए एक झटका था, लेकिन एडलाइन सिर्फ इतना कहती है, वो फिर उठने वाला था, मैं अब और रिस्क नहीं ले सकती थी। अब हम जानते हैं कि एडलाइन की बातों में कोई सच्चाई नहीं थी। सच्चाई सिर्फ इतनी थी कि एक इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसकी मौत के जिम्मेदार थे जस और एडलाइन। ऐसे में दोनों मिलकर कोल्टन की बॉडी और उसके सामान को ठिकाने लगा देते हैं। अगली सुबह जस अब भी सदमे में थी। रात में जो कुछ हुआ वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूलों में से एक थी, लेकिन एडलाइन काफी शांत नजर आ रही थी। वो जस को दिलासा देने की भी कोशिश कर रही थी। जस कहती है कि उसे अब यहाँ से निकल जाना चाहिए ताकि अगर कोई जांच हो तो एडलाइन पर कोई शक ना आए। एडलाइन भी इससे सहमत होती है। वो कहती है कि जब वो टाउन सप्लाई लेने जाएगी तो वहाँ पर वो अपने एक दोस्त से बात करेगी जो जस को कनाडा या अमेरिका के किसी सेफ प्लेस पर पहुंचा देगा। एडलाइन टाउन के लिए निकल जाती है, जबकि उधर घर पर जस खाना बनाते हुए खुद को रिकवर करने की कोशिश कर रही होती है। इसी दौरान जस की नजर फिश बाउल में रखी एक चाबी पर जाती है। उस चाबी से जब वो एक ट्रंक खोलती है तो उसमें एडलाइन की कुछ पुरानी तस्वीरें मिलती हैं। ये तस्वीरें इस तरह फाड़ी गई थी कि उसमें सिर्फ एडलाइन ही दिखाई दे रही थी। उसके साथ जो शख्स था, जो शायद उसका पति हो सकता है, उसे जानबूझकर तस्वीर से हटा दिया गया था। ट्रंक में जस को एक मोबाइल फोन भी मिलता है। हाँ, एडलाइन के पास एक फोन था जिसे उसने जस से छुपा रखा था, जबकि वो हमेशा यही कहती आई थी कि इस इलाके में कोई संचार माध्यम नहीं है, लैंडलाइन तक डेड है, यानी एडलाइन झूठ बोल रही थी। अब जस को उसके ऊपर भी शक होने लगा था। दूसरी ओर टाउन में एडलाइन डिप्टी शेरिफ फॉस्टर से मिलती है। फॉस्टर बताता है कि तूफान के बाद कई लोग गायब हैं, जैसे नाव वाला रूरी और उसका भाई एंथनी, और अब जस भी लापता है। उसका पति कोल्टन उसको ढूंढने निकला था और वो भी अभी तक वापस नहीं आया है। ये सब सुनकर एडलाइन घबरा जाती है, जो स्टोर से जल्द ही निकल जाती है। रास्ते में हर जगह गायब लोगों के पोस्टर्स लगे हुए थे, जैसे ये तूफान सिर्फ हवाओं का ही नहीं बल्कि रहस्यों का भी हो। अब जब एडलाइन घर लौटती है तो उसे अपने ट्रंक पर पानी की बूंदें दिखाई देती है और वो समझ जाती है कि जस ने इस ट्रंक को जरूर खोला है। रात में जब दोनों साथ बैठकर शराब पी रहे होते हैं तो एडलाइन कहती है कि उसका दोस्त 2 हफ्ते बाद आएगा और तभी जस यहाँ से निकल सकेगी। लेकिन जैसे ही एडलाइन नींद में झूलने लगती है, जस मौके का फायदा उठाकर एडलाइन के फोन का फिंगरप्रिंट लॉक खोल लेती है और सिग्नल ढूंढने की कोशिश करती है ताकि वो अपनी माँ को कांटेक्ट करने की कोशिश कर सके। पर तभी अचानक एडलाइन उठ जाती है। जस अब एडलाइन को सीधे सीधे कन्फ्रंट करती है। वो कहती है कि उसको सब कुछ पता चल गया है। एडलाइन ने किसी से कोई संपर्क नहीं किया है और वो बस उसको यहाँ पर रोकना चाहती है। जस कहती है कि अब वो यहाँ पर नहीं रुक सकती है, उसको जाना ही होगा। लेकिन एडलाइन जवाब देती है कि जस अभी बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है, वो जख्मी है और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मिलकर एक इंसान की जान ली है। अगर जस बाहर जाएगी तो पकड़ी जाएगी और अगर वो पकड़ी गई तो एडलाइन भी इसमें फंस सकती है। असल में एडलाइन जस को जाने देना ही नहीं चाहती थी और जस इस कैद से आजाद होना चाहती थी। तभी दरवाजे पर डेप्यूटी फॉस्टर आ जाते हैं। एडलाइन तुरंत जस से छिपने को कहती है और खुद दरवाजा खोलकर फॉस्टर से बड़ी सफाई से बात करती है। वो उनको रवाना कर देती है, जिसके बाद जस साफ साफ कह देती है कि कल मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जहाँ अगली सुबह जस एडलाइन से इमोशनल गुड बाय कहती है। वो वादा करती है कि वो कभी एडलाइन का नाम किसी के सामने नहीं लाएगी। वो जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक एडलाइन सीधा उसके जख्मी पैर पर हमला कर देती है। सीन यहीं पर कट हो जाता है, जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जस अपनी आंखें खोलती है, जो खुद को पाती है बेड से बंधा हुआ। एडलाइन अब उसको बताती है कि उसने जानबूझकर उसके पैर में चोट दी है ताकि वो कहीं भाग ना सके। उसके पैर पर एक कास्ट जैसा कुछ लगाया गया है, यानी कि जस अब उसकी कैदी बन चुकी है। एडलाइन कहती है कि ये सब वो इसलिए कर रही है क्योंकि जस दुनिया का सामना करने के लिए अभी तैयार नहीं है और अगर बाहर जाकर उसने कुछ बोल दिया तो दोनों का जेल जाना तय है। असल में एडलाइन का मानसिक संतुलन अब ठीक नहीं रहा था। 20 साल से अकेले रहने के बाद जब उसको जस की संगत मिली तो उसने उसे खोने का डर महसूस किया। वो नहीं चाहती थी कि जस उसको छोड़कर चली जाए। एडलाइन अब अपने अतीत का एक और काला राज खोलती है। वो बताती है कि उसका पति उम्र दराज था और किसी झगड़े के दौरान उसने आत्मरक्षा में उसको मार दिया था, लेकिन शहर के लोग उस पर यकीन नहीं कर रहे थे। उसे जेल का डर था, इसीलिए वो वहां से भागकर इस सुनसान इलाके में आ गई एक नई जिंदगी बनाने। इसीलिए एडलाइन के कोई सरकारी रिकॉर्ड्स नहीं थे और अब कोल्टन के मामले में भी
वो जस को यही यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि जो भी कुछ उन्होंने किया वो सेल्फ डिफेंस में किया है, लेकिन हम जानते हैं कि कोल्टन बेहोश था। एडलाइन ने जानबूझकर उसको मारा था। अब जस पूरी तरह फंस चुकी थी। इसी तरह एक दिन बाहर ताजी हवा में सांस लेने के बहाने जस एडलाइन के ऊपर हमला करने की सोचती है, और वो भी एक टूटी हुई प्लेट के नुकीले हिस्से से, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। एडलाइन समझ जाती है कि जस के हाथ में कुछ है, इसलिए वो उसको खींचकर जैसे कोई जानवर को खींचता है घसीटते हुए गराज में बंद कर देती है। गराज में जस को एडलाइन के पति की एक और तस्वीर मिलती है। उसी फ्रेम के कांच से वो गराज का लकड़ी का दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाती है और आखिरकार वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। फिर जस बाहर से दरवाजा इस तरह से लॉक कर देती है जैसे वो अभी भी अंदर हो, और खुद पास ही में छिप जाती है। अब जैसे ही शाम होती है, एडलाइन वहाँ पर पहुँचती है और जस अचानक से पीछे से उसको धक्का देकर उसी कमरे में बंद कर देती है, जिसके बाद वो जल्दी से एडलाइन के ट्रंक से फ्लेयर गन निकालती है और आसमान की ओर फायर करती है ताकि कोई उसको देखकर मदद के लिए आ सके। लेकिन किसी के पहुंचने से पहले ही एडलाइन गराज से निकल आती है और जस के ऊपर हमला करके उसको दोबारा बंदी बना लेती है। कुछ देर बाद डेप्यूटी फॉस्टर चेक करने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं और एडलाइन कहती है कि उसने तो कोई फ्लेयर नहीं चलाई, मगर उसी वक्त जस किसी तरह से रस्सी से खींचकर फिश बोल को गिरा देती है, जिसकी आवाज सुनकर फॉस्टर घर के अंदर आ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक एडलाइन उन पर क्रॉसबो से अटैक कर देती है। यानी दोस्तों, जस को अपने पास बनाए रखने के लिए एडलाइन अब एक पुलिस अफसर तक को खत्म करने को तैयार थी। वो इतनी ज्यादा पागल हो चुकी थी। इसी बीच जैसे तैसे जस वहाँ से भाग जाती है और एडलाइन के साथ उसकी जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस झड़प में एडलाइन खुद अपने ही तीर पर गिर जाती है, जिससे उसकी जान चली जाती है। अब फिल्म के आखिरी सीन में हम जस को पुलिस वालों के बीच देखते हैं। जस अपनी माँ को फोन करती है और कहती है कि वो घर लौट रही है, और उसी वक्त हम देखते हैं कि वो फिश जो पहले बोल में थी अब एक पानी भरे पॉलीथीन बैग में जस के हाथ में है, और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मर्डर एट द लाइट हाउस की पूरी कहानी, जिसकी कहानी भले सिंपल हो लेकिन इसका थीम बहुत ही डिफरेंट है। ये फिल्म सिर्फ एक सर्वाइवल थ्रिलर नहीं है, बल्कि ये फिल्म टॉक्सिक रिलेशनशिप के साइकोलॉजिकल असर को भी बहुत गहराई से दिखाती है। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी में जब तक हम अपने दर्द और डर का सामना नहीं करेंगे, तब तक हम कभी सच में आजाद नहीं हो सकते हैं। वेल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको फिल्म का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा। बाकी मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।